देखिए, ईरान के पास में 15 दिन का तेल बचा हुआ है। जो उसका स्टोरेज है, उस स्टोरेज में से वो तेल निकाल रहा है, और तेल कहाँ जा रहा है? वो चाइना को जा रहा है। तो अब 15 दिन का तेल बचा है, तो उस 15 दिन के तेल के को बेचने के बाद में वो अपने कुएं भी बंद कर देगा। तो दैट मीन्स ईरान से जो तेल आना है, वो तेल पूरी तरीके से नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। चाहे हॉर्मूज खुल जाए, हॉर्मूज का ब्लॉकेट हट जाए अमेरिका का, या वॉर रुक जाए, सीज फायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट ईरान के तेल के कुओं से तेल नहीं निकलेगा। और ये चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि उसका जो ऑयल है, 80-85% जो ऑयल है ईरान का, वो चाइना जाता है। तो चाइना का इंटरेस्ट भी अब लग रहा है कि प्रभावित होगा। तो इसके लिए जो बात की है ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सऊदी अरेबिया के एमबीएस से जो बात की है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है ये हॉर्मुज से जो जहाजों का निकलना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाइए। बदले में सऊदी अरब ने क्या बोला? सऊदी अरब ने अमेरिका से बोला कि भाई हमारे पास तो डॉलर वॉलर नहीं है, तो अब आप हमको या तो क्रेडिट लाइन दीजिए, या फिर हम युआन में तेल बेचना शुरू करेंगे। तो ये जो प्रेशर पॉइंट बनाया गया है ट्रंप के ऊपर, वो प्रेशर पॉइंट क्यों बना? तो देखेंगे आप बेसिकली कि जो सेकंड राउंड की जो बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, वो फेल इसलिए हो गई क्योंकि न तो इसराइल चाहता था, और न ही अमेरिका इसराइल को वो उसको इग्नोर करके, उसकी जो मांग है, उसकी जो शर्तें, उसको इग्नोर करके कोई कदम उठाने को तैयार था। तो बातचीत फेल हो गई। पाकिस्तान की क्या भूमिका थी? पाकिस्तान सिर्फ एक मैनेजर की तरह से, जैसे एक होटल में शादी का रिसेप्शन होता है या शादी होती है, तो वो मैनेजर की भूमिका वहां पे होती है कि सारी चीजें बारात ठहर जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, और शादी आराम से वो पूरी हो जाए। तो पाकिस्तान की भूमिका यहाँ पे यही है। बेसिकली पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पे जो कहा जा रहा है, उस तरीके की कोई भूमिका हो नहीं सकती, क्योंकि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ का स्टेचर उस तरीके का नहीं है जैसा कि पहले नेहरू या इंदिरा जी का हुआ करता था, कि उनकी बात ग्लोबली सुनी जाती थी, मानी जाती थी, और उस पे एक चिंता होती थी। दोनों दोनों जो है, आसिम मुनीर तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में फील्ड मार्शल बने हैं, और वो ये किन हालात में बने सब जानते हैं। शहबाज शरीफ उससे उनके नीचे हैं। तो फील्ड मार्शल का जो लेवल है हमेशा ऊपर होता है, और जो पीएम है वो उनके नीचे होते हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान में लोकतंत्र की आड़ में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। तो उस मिलिट्री डिक्टेटर को आप कैसे मध्यस्थ बनाएंगे, जबकि ईरान आज की तारीख में चाइना और रशिया के अलावा किसी की सुन नहीं रहा है, और ट्रंप किसी की भी सुनना नहीं चाहते। उनको इजराइल प्यारा है, इजराइल का बचाव वो कर रहे हैं, और आखिरी दम तक शायद करते भी रहेंगे। तो वो जो मामला फंस रहा है वो ये है कि हॉर्मुज को तत्काल खोला जाए। ईरान ने खोल भी दिया 24 घंटे, उसके बाद विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अमेरिका को उसने कहा कि भाई आप भी ब्लॉकेट हटाओ हॉर्मुज का। तो आपके घर के सामने अगर कोई पूरी टैंकर के साथ में ब्लॉकेट कर देगा, और एक छोटा सा गलियारा खोल देगा कि भाई आप इसको खोले रखिए, लेकिन भाई आप भी तो ब्लॉकेट हटाइए। तो ये जो मांग उसने की है वो बहुत लीगल टर्म्स पे की है। दूसरी चीज है कि जो जो उनके पास 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम है, 450 किलो का, उसको क्या किया जाए। तो ये जो डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स हैं, यूएस या जायोनिस्ट स्पॉन्सर्ड जो मीडिया आउटलेट्स हैं, तो वो छन छन के खबर देते हैं कि साहब ईरान तैयार हो गया है, ईरान हॉर्मूज को खोलने के तैयार हो गया है, युद्ध खत्म हो गया, और उससे शेयर मार्केट का जो अप्स एंड डाउन होता है उसका फायदा यूएस को मिलता है। और खुद खुद ट्रंप जो है इस तरीके की अफवाहें उड़ाते हैं, जबकि बातचीत दोनों पक्षों की है। जब तक दोनों पक्ष उन पॉइंट्स पे सहमति नहीं दे देते, तब तक आपको खबर जारी नहीं करना चाहिए। तो वन साइडेड जो चीजें हो रही हैं उसको लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक तीसरी चीज जो है वो है कि भाई जो ईरान के जो फ्रीज्ड जो एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं, जिसको कि जब्त कर लिया गया था ये प्रतिबंधों के समय में, तो उनको छोड़ा जाए। तो ये करीबन 20 बिलियन का एक ईरान को एक फायदा होता।
वो भी अब अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं साहब, हम तो उसको किस्तों में छोड़ेंगे। तो किस्तों में क्यों छोड़ेंगे भाई? तो ये जो असहमतियां हैं, इन असहमतियों के कारण से जो है ये पूरा का पूरा एक भ्रम, एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई है। उस बीच में हमारे जो डोभाल साहब है, एनएसए हैं, वो चले जाते हैं सऊदी अरब, और वो कतर भी चले जाते हैं। अब हमारे जो जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल साहब, उनका अगर आप बयान पढ़ें, उस बयान में बहुत साफ लिखा हुआ है कि भारत अपनी आपसी चिंताओं और जो जो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट है वो शेयर करने के लिए वहां सऊदी अरेबिया गया। तो भाई आप तो ये फोन पे शेयर कर लेते। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि भाई हम सब्जी लाने जा रहे थे, आपका घर बीच में आ गया और हम आपके घर में टपक गए आके। तो ये इस तरीके से, और इसमें रणदीप जायसवाल ने ये भी बोला है कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे डोवाल जो है जाके वहां पहुंच गए। तो हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? ये विदेश मंत्रालय का मामला है, एनर्जी सिक्योरिटी से एनएसए का क्या मामला है? तो मुझे लगता है कि एक दूत बना के भेजा गया था उनको, लेकिन दूत तो हनुमान जी भी थे। हनुमान जी भी रावण को जाके धमका के आए। अगर दूत बनाना ही था अगर प्रधानमंत्री को, तो डोवाल साहब को ईरान भेज देते, वो अरागची से जाके बात करते, वो हो सकता है कि पेजेश्किया से बात करते, और बात करके एक रास्ता निकालते कि क्या हम मध्यस्थता कर लें, क्या हमारी बात भी आप सुनेंगे, हमारा भी उतना ही इंटरेस्ट है। क्या प्रधानमंत्री को सिर्फ इस बात से चिंता होती है कि गुजरात में भगदड़ मच गई है, मजदूर भाग रहे हैं क्योंकि वहां पे तेल गैस नहीं है? तो अगर इस तरीके की स्थिति है, बाकी तो आप पूरे देश में खुशहाली है, रोड शो भी करेंगे और वो देश को प्रसारण भी करेंगे, बिल भी लेके आएंगे, उस पे जो है हार भी जाएंगे, सारा कुछ तमाशा चल रहा है पूरे देश में। तो यहाँ पे जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात जाके वो 81 साल के डोभाल साहब को जो है उन्होंने भेज दिया। इससे बड़ी ये पहली बार भी नहीं हुआ है। इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारे सांसदों को 31 देशों में भेज दिया। क्या हुआ उसका? कोई ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके के जो कदम हैं, इसको अगर हम बहुत हाइट देना शुरू करें, तो पता चलेगा कि पूरे 12 साल में जो है उन्होंने मास्टर स्ट्रोक ही खेले हैं, उसके अलावा कोई स्ट्रोक खेला ही नहीं है उन्होंने। तो ये जो इस तरीके का जो पूरा मामला है, ये भारत के लिए बहुत गड़बड़ है। मतलब इसमें हम एक तो मतलब रोड के दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, हमने अपना स्टैंड बना लिया है कि यूएस और इसराइल का सपोर्ट करना है, लेकिन हमको तेल भी चाहिए, हमको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए, और हम दूध पे दूध भेजे जा रहे हैं। तो एक स्टैंड यहाँ पे हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो बेसिकली हम कहने क्या जाते हैं? और ये जो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ये ट्रैवल्स और बाकी जो लॉजिस्टिक्स में खर्च होते हैं, ये हमारे पैसे खर्च होते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च होते हैं। तो उन खर्चों का हिसाब क्या है? क्या निकल के आता है इस तरीके की यात्राओं से, इस तरीके की कूटनीति से? ये बेसिकली जवाबदेही जो है ये संसद को होनी चाहिए कि इस तरीके की यात्राओं से निकल कर क्या आता है। अब तो मेडल भी नहीं बनाया, तो अब कुछ तो एक आउटकम होना चाहिए ना। जी जी। अब फरवरी 28 से कुछ नई चीजें भी हुई हैं। शायद मेरा अंदेशा है, दर्शकों को भी मैं याद दिला दूं, इक्वाडोर की लार्जेस्ट रिफाइनरी में आग लग गई थी तीसरी बार 9 महीने के अंदर। ऑस्ट्रेलिया का वीवा एनर्जी गेलोंग एक्सप्लोड कर गया था, थ्रेटनिंग 10% ऑफ द कंट्रीज फ्यूल सप्लाई। रास अल उल्फा में 3 बार आग लग चुकी है। बहरीन और कतर के एनर्जी सप्लाई में 2 बार आग लग चुकी है। इनफैक्ट ईरान के पारस, साउथ पार्स में भी 2 बार अटैक हो चुका है। इंडिया के ओएनजीसी के मुंबई हाई ऑफशोर प्लेटफॉर्म में भी आग लग चुकी है, 10 लोग इंजर हो चुके हैं। वलीरो पोर्ट आर्थर टेक्सास रिफाइनरी में भी 157,000 पाउंड केमिकल जो है वो हवा में सब जा चुका है। भारत की राजस्थान रिफाइनरी में भी आग लग चुकी है। प्रधानमंत्री वहां जाने वाले थे इनॉग्रेट करने, उससे ठीक कुछ पहले। कोई मिसाइल नहीं, कोई ड्रोन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। 4 कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके से मिडिल ईस्ट सप्लाई जो है वो स्क्रैम्बल कर रही है। उसमें फायदा किसको हो रहा है? फायदा उनको हो रहा है जिनके तेल के जो जहाज हैं वो समुद्र में हैं, या उनको हो रहा है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मिलिट्री, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी कंट्रीज को पूरी करनी पड़ रही है। क्या ये एक संयोजित साजिश के तहत है या ये अकस्मात है? सौमित्र भाई, सवाल का जवाब और लूंगा, मनीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, फिर उनसे सवाल लूंगा।
सौमित्र भाई, नवाज शरीफ इस्लामाबाद में है, अमेरिकन डेलीगेशन भी आ रहा है, गिलगिट बल्तिस्तान में इलेक्शंस भी होने हैं, जनरल इलेक्शंस में होने हैं, उसकी बोर्ड मीटिंग है मुस्लिम लीग और पार्लियामेंट्री बोर्ड की। नवाज शरीफ का वहां पहुंचना और अमेरिकन डेलीगेशन का वहां आना, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात चल रही थी, इनकी अमेरिकन कंपनी से जो नायाब तोहफे शहबाज शरीफ लेके गए थे, एक अटैची में दिखा रहे थे ट्रंप साहब को कि अरे साहब आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पसनी में पोर्ट बनाइए, बलूचिस्तान में आप रेयर अर्थ मिनरल्स माइनिंग कीजिए और सारी रिक्वायरमेंट आपकी यहीं से पूरी हो जाएगी। तो ये अमेरिकन डेलीगेशन को आप इस लिहाज से भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ वहां पर हैं, गिलगिट बल्तिस्तान के पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बोर्ड मीटिंग भी है और शायद ये मीटिंग कुछ और ही किसी तरफ चली जाएगी, क्योंकि ईरान से तो कोई आने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ जैसे स्टेचर वाला एक व्यक्ति, जो कि एक पुराना पॉलिटिशियन है और दुनिया में उसका एक स्टेचर है, एक कद है, उसका वहां पे होना इस समय, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के साथ में एक डील करवाने की भी कोशिश है। और अगर ये शहबाज शरीफ इस कोशिश को कामयाब कर लेते हैं, और चूंकि ये जो पूरा जहाँ पे इनकी बोर्ड मीटिंग होनी है, तो वो इलाका बहुत तनावपूर्ण है, पाकिस्तान के साथ में वो जुड़ना नहीं चाहता, अफगानिस्तान की उस पर नजर है। तो ऐसी स्थिति में उस पर्टिकुलर पाकिस्तान के चोक पॉइंट को अगर आप अमेरिका के हवाले, माइनिंग कंपनियों के हवाले अगर कर देते हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट है। और मैं इसी की बात कर रहा था कि स्ट्रैटेजिकली भी और इकोनॉमिकली या फॉरेन ट्रेड के हिसाब से भी पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस अब बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है। जी जी, मनीष भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा नमस्कार। मेरा सवाल आपसे सीधे सीधे ये है कि ट्रंप साहब ने फिर एक ईरान को जैसे होलसेल में धमकियां देते हैं ना, होलसेल में धमकी देनी शुरू कर दी। उन्होंने फिर कहा है कि इफ दे विल नॉट साइन एनीथिंग द होल कंट्री इज गोइंग टू गेट ब्लोन अप। यानी कि कभी वो सोशल मीडिया पर कुछ लिख देते हैं, कभी कहते हैं सभ्यता खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं बमबारी कर देंगे, कभी कहते हैं ये तो स्टेट ऑफ ईरान है, स्टेट ऑफ ट्रंप नहीं है। तो इतनी अनिश्चितताओं के बीच ईरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ट्रस्ट करेगा? यूएस इनवॉइस तो इस्लामाबाद जा रहे हैं। जी जी आत्मजीत जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का निजाम हमने अपने सिर पे बिठाया हुआ है, भारत से लेके अमेरिका तक, अभी एक बंगाल में एक रैली थी योगी आदित्यनाथ की, उसमें हाँ उन्होंने कह दिया कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, टाइप का जो नारा है वो स्वामी विवेकानंद ने दिया था, हाँ, सुभाष चंद्र बोस का था। और वो कह के निकल गए। तो जी इस तरीके का जो निजाम है वो अमेरिकियों ने भी सिर पे बिठा रखा है, वही इजराइल ने भी सिर पे बिठा रखा है, जिसको बोलने के लिए किसी लगाम की जरूरत नहीं है। वो जिसको जो मन में आता है वो बोलता है, और फिर वो जो रायता फैलता है वो रायता समेटने की कोशिश होती है, बट वो समेट नहीं पाता। जी बिल्कुल। अब इधर अब्राहम अकॉर्ड सऊदी अरेबिया करके बैठा हुआ है इजराइल के साथ। ओमान उसको ट्रस्ट नहीं करता है। आप कभी भी देख लीजिए, यूएई और सऊदी अरब के जब शेख अमीर जाते हैं ओमान वालों से मिलने, कतर वालों से मिलने, वो हाथ नहीं मिलाते हैं, वो अपना हाथ परे कर लेते हैं। तो एक अविश्वास इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में जो है, उसी का फायदा अमेरिका और इजराइल अभी तक उठाते आए कि 7 देशों में फूट डाल दो, 2 देशों में फूट डाल दो, बाकी 5 अपने आप मैनेज कर लो। तो ये जो डिवाइड है सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी गल्फ स्टेट्स में, इसको आप इस वॉर के बाद कितना और डिवीजन होगी या कुछ इसमें बीच के जो खाई होगी वो पाटी जा सकती है? और दूसरा, ईरान की अब अहम भूमिका में आने से वेस्ट एशिया और जीसीसी कंट्रीज की रहनुमाई में ईरान अब अग्रिम भूमिका में जब आएगा, तो ये अब्राहम अकॉर्ड की जो दूरियां हैं, दरारें हैं, क्या ये सॉल्व हो सकती हैं? मेरी आपसे सीधा सीधा ये सवाल है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि युद्ध के बाद नहीं, बल्कि युद्ध के बीच में ही, आप अगर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कुछ दिनों पहले जो सीधा मैसेज था उसको अगर आप देखें, तो उन्होंने बहुत साफ बोला था, 5 पॉइंट दिए थे उन्होंने। उस 5 पॉइंट का पहला पॉइंट ही यही था कि जो 7 देश हैं जीसीसी कंट्रीज के, मिडिल ईस्ट के, उनको आपस में मिलके अपनी जो सुरक्षा है उसको खुद उसको बेहतर करना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत साफ कहा था कि आप लोग अमेरिका से
हट जाइए, अपना रिश्ता तोड़ दीजिए और तोड़कर मिलकर रहिए, आपस में लड़िए नहीं। तो ये 5 पॉइंट को तो किसी ने नहीं ना समझा और ना ही जो है किसी ने उसको अपनाया। बेसिकली अपने अपने इंटरेस्ट हैं, लोकतंत्र तो वहां पे है ही नहीं, और राजशाही है। ओमान की भी बात कर रहे हैं, वहां भी राजशाही है, सऊदी और यूएई में भी राजशाही है। लेकिन इन्होंने जो पेट्रो डॉलर का जो पैसा है वो अमेरिकन, चाहे वो स्टीव बिटकॉफ हो या जेराड कुशनर हो, उनके प्राइवेट बैंकों में लगा रखा है। अमेरिका की जो ट्रेजरी है उसमें उनका करीबन 220 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट वो निकाल नहीं रहे हैं, जिससे कि डॉलर की हेजमनी टूट नहीं रही है। जैसे अब्राहम आप अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड जो है अब वो दरकने लगा है। जब सऊदी अरब ने कल कहा कि भाई हमारे पास में डॉलर नहीं है, तो हम क्या युआन में तेल बेचना शुरू करें? तो ये जो बेसिकली ये अब्राहम अकॉर्ड की ये सारा कुछ जो ये हो रहा है, तो ये अब्राहम अकॉर्ड अब दरकने लगा है। इजराइल यहाँ पे एक अग्रेसर एक कंट्री है, और एक ऐसी कंट्री है जिस पर किसी का कोई लगाम नहीं है। अगर सऊदी अरब ये सोचते हैं या यूएई ये सोचता है कि कल को अगर इजराइल को अमेरिका खुली छूट दे दे या अमेरिका वहां से हट जाए, इजराइल पावरफुल हो जाए, तो वो कल को सऊदी अरब पे भी हमला कर सकता है, वो कल को यूएई पे भी हमला कर सकता है। तो ये बात चाइना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो इसलिए उसने वो 5 पॉइंट दिए थे उस मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को, वेस्ट एशिया के क्राइसिस को सुलझाने के लिए, जिस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब अगर ये एस्केलेट होता है और बातचीत, जो आप कह रहे हैं कि बातचीत अगर ईरानी डेलीगेशन नहीं पहुंचता है, तो फिर अमेरिकन डेलीगेशन अगर वो ऑन द वे भी हो, जो अभी खबर है कि ऑन द वे है, तो अगर वो ऑन द वे भी हो तो वहां पे जाके इस्लामाबाद में किससे बात करेंगे? क्या दीवारों से बात करेंगे? तो ये पूरी तरीके से अमेरिकन डेलीगेशन पे डिपेंड है। लेकिन जो प्रफुल्ल भाई जो बात कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रफुल्ल भाई कह रहे थे कि बातचीत किन मुद्दों पे होगी। पहली बात तो अविश्वास है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में ही पूरा अविश्वास है आपस में, जो आप कह रहे हैं 5 देशों और 7 देशों का। तो जब आपस में ही अविश्वास है तो ऐसे में बातचीत कैसे हो पाएगी, और बातचीत सफल रहेगी या नहीं रहेगी? खास तौर पे ये बातचीत एक ऐसे पर्सपेक्टिव में हो रही है जिसमें अमेरिका धमकी दे रहा है कि या तो साइन करो या फिर तबाह हो जाओ। तो इस तरीके के पर्सपेक्टिव, इस तरीके के माहौल में अगर बातचीत होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी से भी ये बातचीत सफल हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ा जो देखने लायक रहेगा, क्योंकि मंडे से बातचीत होनी है, तो आज शाम तक या आज रात तक ये समझ में आएगा कि क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। और जहां तक ईरान की बात है, वो तो तैयार है, वो उसको अब शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तबाही से भी कोई डर नहीं है। डर अमेरिका को है, क्योंकि रिटेलिएशन फिर शुरू होगा, और रिटेलिएशन की चपेट में अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये ईरान तय करेगा, अमेरिका तय नहीं कर सकता। उसके पास में बची खुची कुछ पैट्रियट ये मिसाइलें हैं, वो मिसाइलें अगर ईरानी मिसाइलों को कुछ तो रोक दें और फिर बाकी मिसाइलें अपने टारगेट पे आए, तो ये क्राइसिस और बढ़ेगा। क्राइसिस और बढ़ेगा तो बाबल मंदाब भी जो है वो भी बंद हो सकता है। अगर वो बंद हो गया तो दूसरा चोक पॉइंट, वो 20% ऑयल देता है दुनिया को, और वो भी बंद हुआ तो वेस्ट की जो पाइपलाइन है सऊदी अरब की वो भी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि क्रूड पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो ये भारत के लिए भी बहुत संकट की स्थिति है। और आप तेल के दाम भले बढ़ा दें, बट तेल मिलेगा ही नहीं, तो आप कैसे आप पे करेंगे? तो ये बहुत संकट की स्थिति है जी। मालेगांव की जो बात करते हैं आत्मजीत जी, वो बिल्कुल सही है। ये वॉर की स्ट्रेटेजी वहां पे उस मीटिंग में बनी थी जिसमें कि ये विटकॉफ भी थे, उसमें जेराड कुशनर भी थे, और वो सारे जायोनिस्ट खिलाड़ी थे जिनको वो जंग चाहिए थी। उनको उस बातचीत से कोई लेना देना नहीं था। आज वो फिर बातचीत में अगर वो स्टेक होल्डर होते हैं, फिर ईरान के लिए कहने के लिए क्या है, क्या किस चीज पे बातचीत करनी है? सवाल इस बात का है।